अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष CUET साल 2022 6 अगस्त को पूछे गए प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए। ये सॉल्यूशन जनरल टेस्ट का है जो परीक्षा 6 अगस्त 2022 को हुई थी। ये प्रश्न पत्र और इसका उत्तर आकाश एंड बायजूस इंस्टीट्यूट के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। इस प्रश्न में 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि आपको 60 क्वेश्चन ही करने हैं अटेम्प्ट। 60 मिनट दिए जाएंगे और आपको पता है कि हर एक प्रश्न का सही उत्तर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत उत्तर करते हैं कोई अटेम्प्ट क्वेश्चन में से, तो आपको -1 अवार्ड किया जाता है। अगर जिस किसी क्वेश्चन को आप टच नहीं करते हैं तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कोई भी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला हमारे सामने है स्क्रीन के ऊपर कि इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव, ध्यान रखिएगा, बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 सितंबर 2021 इन पुणे, कानपुर, कोलकाता या प्रयागराज। तो इसका जो सही उत्तर है ये कोलकाता। बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव जो है ये कोलकाता में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये करंट अफेयर्स से है ज्यादातर, तो शुरुआती के क्वेश्चन ये स्टैटिक है। द इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेस, द इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेस इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 10 अप्रैल, 23 सितंबर, 20 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। तो 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। साइन लैंग्वेज है ना, जो सांकेतिक भाषा होती है, उसके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 23 सितंबर को। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कृपया करके हमें बताइए। एक्सप्लेनेशन भी है, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। The UN General Assembly has proclaimed 23rd September as International Day for Sign Languages in order to raise awareness of importance of sign language in the full realization of human rights of people who are deaf. आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन व्हाट डेट एवरी ईयर? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 8 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है 8 सितंबर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और आप कृपया करके हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 5 सितंबर और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन September 8th to highlight the importance of literacy to individuals, communities and societies. आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। The world's highest movie theater has recently been inaugurated in Ladakh, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी है और आपको बताना है कि वहां के LG कौन है। Ladakh got its first mobile digital movie theater at altitude of 11,562 feet, which makes the highest theater in the world. सोच रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है इंडिया। अगला प्रश्न है कि who created history as she became the first Indian woman finalist at the World Wrestling Championship 2021 and also the first female player from India to claim a silver medal. कौन सी भारतीय रेसलिंग की महिला जिसने रिकॉर्ड बनाया कि वो पहली महिला प्लेयर है जिसने सिल्वर मेडल भी जीता वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? अलका तोमर, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या फिर अंशु मलिक। तो इसका सही उत्तर है अंशु मलिक। अंशु मलिक। हरियाणा's अंशु मलिक became the first Indian women to reach the finals of World Wrestling Championship 2021। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। There are 3 words given which have something in common among themselves. Out of the 4 alternatives, choose the most appropriate description about these words. तो मतलब ये जो 3 शब्द दिख रहे हैं आपको, प्राकृत, पाली और संस्कृत, इनके बारे में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है इनके बारे में।
तो दिया हुआ है, लिखा हुआ है पाली, संस्कृत और प्राकृत। दे आर क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ एशिया एंड यूरोप। ऐसा तो है नहीं, यूरोप में तो ऐसी भाषा चलती नहीं है। द वेदास आर रिटन इन दीज लैंग्वेजेस। जरूरी नहीं है, वेदास तो संस्कृत में लिखे गए हैं, पाली प्राकृत में लिखे नहीं गए हैं। दे आर ओल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया और दे आर डेड लैंग्वेजेस। तो ये सही है कि दे आर ओल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, है ना, वो भारत के प्राचीन भाषाओं में हैं। कौन कौन से? प्राकृत, पाली और संस्कृत। मतलब ये जीके का क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बेसिकली कुछ है नहीं इसमें। तो प्राकृत, पाली एंड संस्कृत आर द ओल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अगला है कि फॉर्म द फॉलोइंग पेयर्स, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पेयर्स। नीदरलैंड्स यूरो, रशिया रूबल, कोरिया रियाल, यूएई दिनार, तुर्की लीरा। तो इनमें से हमें चूज करना है कि किस किस कंट्री के करेंसी सही मैच करके ऑप्शन में लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि ACD, मतलब नीदरलैंड की मुद्रा जो है ये यूरो है। इसके बाद रशिया का तो रूबल है ही है, आपको भी याद होगा, और टर्की का लीरा है। ये तीनों याद कर लीजिए। बाकी के जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। नीदरलैंड इज यूरो, यूएई इज दिरहम, यूएई दिरहम पूछा जाता है, याद रखिएगा। रशिया रूबल, टर्की लीरा एंड कोरिया साउथ कोरियन वॉन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 8 पर। सी, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अनुसार इन पांचों शब्दों को हमें अरेंज करना है। बिशप, बाइसिकल, ब्रिंक, बिटर, बाइफोकल। तो आप देख लीजिए कि बी और आई, बी आई तो 4 में कॉमन है, लेकिन एक है हमारा ब्रिंक जो कि ऑब्वियसली आगे आएगा वो। तो इन सब में सबसे पहला कौन सा आएगा, जल्दी से आप गेस कर लीजिए। BIS, BIC, BITT, BIF। तो BIC, सी नंबर का क्वेश्चन जो है ये सबसे पहले आएगा। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो हमें दिख गया कि सी सबसे पहले जिसमें है, एक ही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आंख बंद करके, ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप लगे कहीं पेन कॉपी लगा के लगाने उसे कि हाँ भाई क्या है क्या है, पूरा सीक्वेंस निकाल लिया, पता चला कि 2 मिनट बीत गया और हमें हमारा आंसर तो सिर्फ 5 सेकंड में ही आ चुका था। कि हमने ये गेस कर लिया था कि BIC पहला शब्द है। अब हम उसी के अनुसार ऑप्शन देखना शुरू करते हैं, तो हमें पहला ही ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत जरूरी है। इन सब चीजों पे ध्यान जरूर अमल कीजिएगा, है ना। बाकी डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हैं ये आपको पता होगा, सिखाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अवेस्ता, तोरा, त्रिपिटक और कुरान इधर है धर्म, ज्यूज, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट, इनको मतलब मैच करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप वाला, है ना। तो आप सीधा देख लीजिए कि कुरान मुस्लिम होता है। डी का 2 आप देख लीजिए, एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है बी, तो इसलिए बी हो गया सीधा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लिया जाए आपको इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ 2 भी पता हो तो भी आप सही करके आ सकते हैं, लेकिन इसमें तो तकरीबन 3 तो पता ही होगा आपको। कुरान मुस्लिम किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा। अवेस्ता जो है वो पारसी का है ना। त्रिपिटक जो है वो बुद्धिस्ट का है, और बचा तोरा तो नहीं भी किसी को पता होगा तो भी आंख बंद करके ज्यूस लगा देगा, और ये सही उत्तर जो है ये ए है ना। आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि आप वीडियो पॉज करके इसको नोट्स भी बना सकते हैं ना। अवेस्ता इज पारसी, तोरा इज ज्यूज, त्रिपिटक इज बुद्धिस्ट एंड कुरान इज मुस्लिम। जरूर नोट्स बनाइए, जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसे जरूर आप कॉपी में लिख दीजिए, ताकि कभी पढ़ने पलटते समय जो है आपको चीजें याद हो जाती है, और फिर जब गलती से एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं वही सवाल दोबारा तो आप सही करके आते हैं वहां पर फिर। क्योंकि एक चीज जब एक बार लिख दिया जाता है ना कलम से, तो वो फिर आजीवन भूलता नहीं है, मतलब जल्दी नहीं भूलता है, बहुत लंबे समय तक याद, दीर्घ काल तक याद होता है हमें। अब चलिए, ये बोटनी, जूलॉजी, पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी, एनिमल्स, ब्लड, प्लांट्स एंड डिजीजेस, आपको पता करना है कि ये स्टडी और किसके बारे में। सिंपल है, तो कुछ है नहीं। बोटनी में किसको पढ़ते हैं, बोटनी में प्लांट्स है, प्लांट्स का अध्ययन है। मान हम गेस करने को चलते हैं, ए का 3 हमें कहाँ दिख रहा है, ए का 3 हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी में, देखिए, और ये ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हमारा टाइम का बचत हो गया, ठीक ना। हमने सबको अभी देखा नहीं, हमने सिर्फ बोटनी के सामने
प्लांट्स होना चाहिए ये देखा और हमें एक ही ऑप्शन दिखा ए का 3, इसलिए हम सही कर गए इसको, बाकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है ना। ए का 3, बी का 1, वैसे आपके लिए मैं कर देता हूँ। बी का 1 जूलॉजी का, एनिमल पता ही है आपको। पैथोलॉजी जो है, पैथोलॉजी वेयर इज इट, सी का 4 है ना। पैथोलॉजी इज ऑल अबाउट डिजीजेस और हेमेटोलॉजी किस चीज के लिए है, ये ब्लड का स्टडी है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। बोटनी इज ऑल अबाउट प्लांट्स, जूलॉजी इज एनिमल्स, पैथोलॉजी इज डिजीजेस एंड हेमेटोलॉजी इज ब्लड। आगे चलते हैं। अमंग द 4 ऑप्शंस 3 ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स हैव सम प्रॉपर्टीज, फाइंड द ओड वन आउट। ये जो 4 शब्द आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी करके, इनमें 3 कॉमन है, कुछ सिमिलरिटी है 3 शब्दों के बीच में, लेकिन चौथा जो शब्द है उसमें कुछ भिन्नता है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। कॉन्फ्लुएंस, कंकरेंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड रेडिएशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्करेंस एंड कॉन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा होना, एकत्र होना के सेंस में आता है, लेकिन रेडिएशन जो है ये रेडिएट करता है, शोज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग व्हाइल अदर शोज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट अ पॉइंट, है ना। रेडिएशन मतलब होता है फैलाना बेसिकली, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो। लेकिन इन तीनों का जो मतलब है ए बी सी का, ये कहीं ना कहीं इकट्ठा करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, एक जगह होना है, एकत्र होना है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्या है, डिफरेंट पासेस है हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, और वही हमें मैच करना है। नथुला, रोहतांग, बनीवाल एंड बोमदिला, है ना। तो अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, इसका हमें फटाक से आंसर देख लेना है। बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, याद करना है, जरूर याद करना है, क्योंकि आपको 2-3 तो पता ही होगा। नथुला सिक्किम में एकदम रटा हुआ होगा मैक्सिमम को। रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, तो रोहतांग इज वेरी कॉमन। बनिहाल पास भी बहुत कॉमन है इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। एक बार देख लीजिए ध्यान से, नथुला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर और बोमडिला इज देयर इन अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। ये मैच अगेन है, ये हाई, केओस, मॉर्न एंड अफर्म। इधर है पीस, रिजॉयस, डिनाई एंड लो। ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं इनफैक्ट, और इनको हमें मैच करना है। तो देख लीजिए क्या क्या है। ए का 4, ए का 4 क्यों, क्योंकि हाई का लो है ना, ए का 4 हो गया। इसके बाद बी का 1, केओस का, केओस मतलब क्या होता है, केओस मतलब होता है मतलब हल्ला गुल्ला टाइप्स, ठीक है ना। पीस मतलब एकदम शांति, है ना। मौन, मौन कोई मौन व्रत रखता है ना, तो मौन का उल्टा क्या हो जाएगा, मौन का रिजॉयस। मौन कब रखते हैं, मौन इज टू मतलब जब हम शोक मनाते हैं ना, रिजॉयस मतलब जब हम खुशी से एकदम मजल उठते हैं तो रिजॉयस हो जाता है। अफर्म एंड डिनाई, अफर्म मतलब क्या होता है, सहमति देना, डिनाई मतलब मना कर देना, है ना। तो ये हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है ये। There are 3 words given which have something in common among themselves. Out of the 4 alternatives, choose the most appropriate description about these 3 words. Ovary, uterus, cervix. Ovary, uterus, cervix, इन तीनों शब्दों के बारे में इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। They are excretory organs, they are reproductive organs, they are endocrine glands और they are organ for fertilization इन प्लांट्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बेसिकली ये ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी, यूटेरस एंड सर्विक्स, ये तीनों के तीनों उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो आसान था ये भी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अगेन हमको डिक्शनरी के अनुसार ये अरेंज करना है। देख लीजिए एल ई एल ई एल ई, एल ए ए, तो कौन सा आएगा, एल ए एन, एल ए एन, जी यू ए, जी यू आई। तो डी पहले आना चाहिए, पहले नंबर पे डी आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में डी पहले नंबर में किसका है। देख लीजिए ऑप्शन में एक ही है, मुझे दिख रहा है बी का, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें फटाक से क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है। जैसे ही हमें दिखता है कि वो पकड़ में आ गया तो हम टिक मारे
या क्लिक किया माउस और आगे बढ़ गए। नहीं तो समय वेस्ट करना ठीक नहीं है, समय वहां वेस्ट कीजिए, वेस्ट नहीं मतलब लगा सकते हैं जहां, जैसे मैथमेटिक्स का सवाल हो गया, कोई बड़ा रीजनिंग का सवाल हो गया, तो वहां पे उसके लिए बचा के रखिए। जहां पे जल्दी से हो रहा है उसको टिक कीजिए, क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए फटाक से, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए OZKLPKDL 23, 27, 16, 41 कुछ नहीं करना, ये दोनों के दोनों अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, इनका पोजीशन ऐड करके ये किया हुआ है और उसको बताना है, ठीक है ना। तो OZ देखिए, O की पोजीशन होती है 15, Z की होती है 26, 26 15 41 हो गया, K की होती है 11, L की होती है 12, तो 12 11 23 हो गया, P की होती है 16, K की होती है 11, तो ये हो गया 27, D की होती है 4, L की होती है 12, तो 16 हो गया, है ना। आसान सा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ, इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, जैल सिंह, KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ADNE। जाकिर हुसैन भी, KR नारायणन भी, शंकर दयाल शर्मा भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रह चुके हैं इनफैक्ट, है ना। तो हालांकि वो ऑप्शन में थे नहीं, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होना चाहिए पता हमें, है ना। तो जाकिर हुसैन, KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ADNE। तो ये अच्छा क्वेश्चन था इनफैक्ट, जीके की जिसको ठीक ठाक नॉलेज रहेगी, डेप्थ नॉलेज रहेगी, तो वही सही कर पाएगा इसे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है चीजें, है ना। आगे बढ़ते देखिए, मैथमेटिक्स वाला और रीजनिंग वाला पोर्शन आ चुका है, तो धीरे धीरे करते चलेंगे, अब इंटरेस्टिंग और मामला बढ़ता जा रहा है ना। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, यहाँ पे। तो 3 10 इधर 5 6 लिखा हुआ है, 9 4 6 6 लिखा हुआ है, 18 वट और 9 और 8 लिखा हुआ है। देखिए क्या करना है, 10 3 30, 5 6 का 30, समझ रहे हैं। अगर इस तरफ हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कीजिए, वर्टिकली मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा। 9 चौका 36, 6 छक्का 36, 9 8 72, 18 72, तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 4। समझ गए ना, समझ गए। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों नंबर्स को, तो वैल्यू सेम आ रही है, तो वट की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, है ना, कि 4 उसकी वैल्यू हो सकती है। 10 3 30, 5 6 30, 9 चौका 36, 6 छक्का 36, 9 8 72, 18 72, बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि bewilderness always comprise difficulty, helpless state, anxiety या फिर sharpness। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, इसका सही उत्तर है anxiety। bewilderness जो है वो anxiety जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो bewilderness उसको कहते हैं अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, गिवन सेट 2 17 31 इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। यहाँ थोड़ा सा शांत होके ध्यान दे देना है, आसान तो है ही है, इवन नंबर तो है नहीं भाई, है ना, 2 है सिर्फ इवन नंबर, ऑड नंबर 2 नहीं है, तो प्राइम नंबर तो है, प्राइम नंबर तीनों है, क्योंकि प्राइम नंबर किनको बोलते हैं, प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जो अपने आप को छोड़ के एक और अपने आप को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो प्राइम नंबर है। होल नंबर्स भी हैं, होल नंबर गिनती की इनफैक्ट सारी संख्याओं को होल नंबर कहते हैं इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी होल नंबर में शामिल होता है। तो प्राइम नंबर होल नंबर दोनों होगा, तो A एंड B ओनली आंसर हो जाएगा, ठीक ना, A एंड B। समझ में आ गया बात जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ चलते हैं। देखिए फिगर देखिए, पॉइंट वाले पे चलते हैं, इधर पॉइंट दूसरा भी पॉइंट, इस बार उल्टा हो गया, फिर पॉइंट फिर पॉइंट, तो इस बार उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा का परिभाषा कौन सा बता रहा है हमें, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे डी का, तो इसलिए डी सही उत्तर है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक चीज से हमें पकड़ में आ जा रहा है तो दूसरा चीज पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है तो। अगर मान लिया जाए ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता तो मैं समझता कि बात बनती, हो सकता है कि एक और ऑप्शन में इस पॉइंट वाले को नीचे नहीं देके ऊपर दिया होता या कहीं और दिया होता तो हम ज्यादा दिमाग लगा सकते थे, बट इसमें ज्यादा दिमाग लगाने के लिए है ही नहीं, ये बड़ा आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच वर्ड कांट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड केटरिंग, CATERING, केटरिंग,
ये अल्फाबेट्स को यूज करके एक शब्द बनाया हुआ है और ये 4 ऑप्शंस में से हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो ये सारे अल्फाबेट्स, कैटरिंग वाले अल्फाबेट्स को यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये एक ही है, रिटायरिंग, RETIRING। तो देखिए 2 बार इसमें आई आया है, लेकिन केटरिंग में 2 बार आई है नहीं, तो इसलिए रिटायरिंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछता है भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। देयर आर 3 वर्ड्स व्हिच हैव समथिंग इन कॉमन among themselves. Out of the 4 given alternatives, choose the most appropriate description about these 3 words. क्या क्या लिखा हुआ है? Knight, rook, bishop. These are missionaries, these are chessmen, these are churchmen, और these are ranks of military. तो क्या होगा? These are chessmen, है ना? चेस की गोटियां के नाम है ये, नाइट, रूक और बिशप, है ना? अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं इसे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या इन तीनों चीजों को बोला जाता है ना, तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, बट यू मस्ट नो। दूसरी भाषाओं में भी प्रश्न पत्र तो होंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन की, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अगेन हमें डिक्शनरी के अरेंजमेंट करने हैं। एम्फीबियन, एमोर्फस, एम्फीडेक्स्ट्रस और एम्बिग्यूअस और एम्बिवैलेंट। देख लीजिए सबसे पहला क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? एम सबके पास है, AMBI भी मुझे दिख रहा है, AMBI मतलब डी पहला होना चाहिए, डी पहला होना चाहिए, तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। देख लीजिए अब डी क्यों हुआ, हमने पहला कैसे चुन लिया? AM तो सब में था, AMB पहले आएगा क्योंकि बी अल्फाबेटिकली पहले आ जाता है, तो BI, लेकिन BI के बाद यहाँ G आ रहा था, यहाँ V आ रहा था, तो G पहले आएगा, इसलिए D वाला ऑप्शन पहले आना चाहिए था और वो हमें दिख गया ऑप्शन डी पर, तो सही हो गया। ठीक है ना? कोई आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका? परम, अनुपम, मीरा और सागा 220। तो इसका सही उत्तर है मीरा। मीरा इज अ सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका, whereas परम, अनुपम एंड सागा 220 आर द सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया, है ना? याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा सवाल है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFGNH आर प्लेस्ड इन दिस मैनर। देख रहे हैं कैसे? ABCDEFGH ये क्लॉकवाइज बिठाए हुए हैं, ठीक है ना? नॉर्थ साउथ तो जानते ही हैं आप, मैप में कैसे होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। आपके मतलब पेज के राइट साइड इज नथिंग बट ईस्ट एंड दूसरी तरफ वेस्ट। ये कह रहा है कि ऑल आर फेसिंग आउटवर्ड, सब बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। इफ ऑल ऑफ देम मूव वन पोजिशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ई विल बी फेसिंग। ई यहां पर है, सबकी पोजीशन घूम जाती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कैसे घूम जाएगी? मतलब ये होगा कि जहां जी दिख रहा है वहां एफ पहुंच जाएगा, जहां एफ अभी दिख रहा है वहां ई आ जाएगा घूम के, देख रहे हैं? ई यहां पे आ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहां आ जाएगा? ई जो है वो एफ की जगह ले लेगा, एफ जो है वो जी की जगह ले लेगा और ऐसे ही घूम जाएगा। तो अब जो है ई की पोजीशन किस डायरेक्शन में है? तो यहाँ पे होगी ई की पोजीशन। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये साउथ है और इस तरफ क्या है? वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, है ना? साउथ वेस्ट वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे ई की पोजीशन होगी, यहाँ पे देखिए, तो ये साउथ वेस्ट हो गया, है ना? नीचे की तरफ साउथ और वेस्ट उस तरफ होता है मैप में। आइए, और ये तो सोल्यूशन हो गया, मतलब इसमें कुछ है नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? इनमें से खरीफ क्रॉप कौन है? व्हीट है, मस्टर्ड है, मेज है या फिर पीज है? तो इसका सही उत्तर होगा मेज। मतलब मक्का जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है, बाकी ये सारे के सारे रबी हैं। मस्टर्ड भी रबी, व्हीट भी रबी मतलब गेहूं भी, और पी मतलब मटर भी रबी ही होता है। What was the first spacecraft to carry man on the moon? इनमें से कौन सा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिन्होंने इंसान को चंद्रमा पर लेके गया? अपोलो 11। अपोलो 11 was the American spacecraft that first landed humans on the moon in 1969. अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा who was the first
मैन टू द मून, मतलब चंद्रमा पर जाने वाला पहला इंसान कौन था? आप हमें बताइए, कृपया करके बताइए। उनकी मृत्यु हो चुकी है, ही इज नो मोर। आई बिलीव कि उनके गए हुए, धरती से गए हुए, मतलब he died in the year 2012 if I am not wrong, बट हिंट देता हूं, वो अमेरिकन थे। तो आपको जल्दी से आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं। 29 which letter exactly are midway between F and S in the English alphabet? L M K L M N J K, मतलब कौन से लेटर ऐसे हैं जो F और S के बिल्कुल बीचों बीच आते हैं, मिडवे बिटवीन F एंड S, ठीक है ना? तो ये LM देख लीजिए, क्यों? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से देखिए तो 6 के गैप पे LM आ रहे हैं ना, L के बाद। तो ये चीज का ध्यान देना है। ऑप्शन देख के चला कीजिए। इसमें फायदा यही होता है एमसीक्यूज में कि ऑप्शन आपके सामने रहता है, आंसर आपके सामने रहता है, तो गेस करना या लॉजिक लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, और वही काम करना भी है आपने। कंसिडर अ वॉच बिकम्स फास्ट बाय 10 मिनट्स एवरी डे, बाय व्हाट परसेंट डज इट बिकम फास्ट? ऐसा कहा गया है कि हर दिन एक घड़ी की सुई जो है वो 10 मिनट फास्ट हो जाती है, तो क्या परसेंटेज रहा उसका? तो कुछ नहीं करना, आपको पता है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, है ना? 24 इंटू 60 इक्वल्स टू 1440, 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। क्लॉक गेन इक्वल्स टू 10 मिनट, 10 मिनट गेन करता है, तो हमें परसेंटेज निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? 10 गुने 100 बटे 1140, मतलब टोटल मिनट है ना, जितना रिक्वायर्ड है 10 अपॉन टोटल 1140 इंटू 100, तो क्या आंसर आ जाएगा? 25/36%। ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? आसान सा सवाल। अगर आपको लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूं तो आवाज को स्लो कर सकते हैं, मतलब कि स्पीड स्लो कर सकते हैं, वो तो यूट्यूब के पास फैसिलिटी है ही है। और बाकी अगर और कुछ क्लियरली देखना हो तो पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। A 400-meter long train passes a railway platform in 20 seconds with the speed of 90 km/h. What is the length of the platform? देखो, कुछ नहीं करना है। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई भी पार करती है, मतलब कि ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दोनों मिला के वो 20 सेकंड में पार कर जाती है 90 km/h की स्पीड से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है? 90 km/h को मीटर पर सेकंड में फटाफट बदल दो, और जितना भी आंसर आया 20 सेकंड्स में निकाल दो। 20 सेकंड्स में कितना वो ट्रेवल कर पाती है, जितना आंसर आ गया वो समझ लो उसमें से 400 माइनस कर देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल आएगी, बस। L1 इक्वल्स टू 400 मीटर, L2 इक्वल्स टू व्हाट निकालना है, T इक्वल्स टू 20 सेकंड्स, स्पीड इक्वल्स टू 90 km/h। तो 19 इंटू 5/18, 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज होता है, ठीक है ना? तो 25 गुने मीटर पर सेकंड हो गया। मीटर पर सेकंड हो गया तो L1 L2 400 प्लस L2 25, तो बस सिंपल सी बात है कि इतना आ गया। आप ऐसा भी कर सकते थे, तो 20 सेकंड लगा था ना इसको, 25 मीटर पर सेकंड इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा, है ना? 500 मीटर आएगा। इसका मतलब है कि टोटल ट्रेन 20 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय कर गई। तो 400 मीटर तो उसकी खुद की लंबाई थी, 100 मीटर और क्या था एक्स्ट्रा, तो वो थी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 400 उसकी खुद की लंबाई थी और 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, इसका मतलब 100 मीटर आंसर आ गया। तो ये आसान सा सवाल था। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो हमने बताने की कोशिश की। सबसे पहले ध्यान में ये होना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपने वैसे ही दिमाग में आपका जो करंट है वो चलना शुरू हो जाएगा कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है। आसान सा सवाल था। ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई भी पार करती है, और जो डिस्टेंस उसको होता है जैसे ब्रिज की लंबाई, तो वो दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर उसके साथ थोड़ा सा स्पीड मीटर पर सेकेंड टाइम के साथ इक्वेट कर दिया जाता है। यू विल गेट द आंसर। आगे ये क्या है? ये मैच द फॉलोइंग है भाई। सेरेब्रम, डाइएन्सेफलन, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। Involuntary muscular coordination, regulate heart rate, intelligence,
हीट, कोल्ड एंड पेन कंट्रोल। देखिए आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेरेब्रम जो है ना वो हमारे दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज वही कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम जो है वो इंटेलिजेंस का भी काम करता है, मतलब इंटेलिजेंस का काम सबसे ज्यादा सेरेब्रम। अब हम ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ए का तीसरा किसमें है। ए का तीसरा मुझे एक ही दिख रहा है, देख लीजिए, और इसी पे मैं खेल दिया। मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है, मुझे नहीं पता है कि सेरेबेलम का काम है, मुझे नहीं पता है कि डाइएन्सेफेलन का क्या काम है। अगर मुझे सेरेब्रम सिर्फ पता है तो भी मैं आंसर को सही करने का बाजी लगा सकता हूं, है ना। तो ये भी काम आप भी कर सकते हैं, है ना। ये ट्रिक है इनफैक्ट ऐसा कि अब क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा आसान दे दिया तो इसलिए हो गया। अब 12th के लेवल का देना है तो कौन सा बहुत मुश्किल देना है उसको, है ना, क्योंकि इसी का एग्जाम तो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। An amount becomes 3 times in 20 years. What is the rate of simple interest per annum? 15%, 10%, 6.6, 7% और 6%। तो कुछ नहीं है ये कि let the principal x उतने समय में कितना हो गया, ये 3x हो गया 20 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। 2x क्यों हो गया यहाँ पे पता है आपको, क्योंकि अमाउंट 3 गुना हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इक्वेट कर दिया हमने x इंटू इतना। अब SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन। 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x, रेट कितना आ गया 10% पर एनम। तो इसमें कुछ था ही नहीं इनफैक्ट। Which among the following represents x into y is equals to 64? x is to y is equals to 64, तो सीधा 32 बटे x बराबर y बटे 2। x y दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 32 दूना 64, सीधा डी आंसर हो जाएगा सीधा। तो ऐसे में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए। रेशियो 5 is to मतलब 5 to the power 8 into 14 is to 5 to the power 5 into 14 is equals to। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि अगर जिनका बेस समान होता है, बेस इन द सेंस जो भी ऐसे पावर वाले अंक होते हैं, अगर उनका जो बेस होता है वो सिमिलर होता है तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में क्या होता है, जुड़ता है, डिवीजन वाले केस में घट जाता है ना। तो अपॉन मतलब इस टू का साइन दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा, घटाने का सिलसिला होगा। तो ये देख लीजिए 5 टू द पावर 8 इंटू 14, 5 टू द पावर 5 इंटू 14, 8 इंटू 14 है ना, और 5 इंटू 14। तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 5 के पावर 3 बराबर 125 बटे 1, 125 बटे 1 हो गया ये, या 125 इज टू 1। 125 कहां से आया, 5 इज टू 3। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये देख लीजिए, यहाँ 5 टू द पावर 8 है, यहाँ 5 टू द पावर 5 है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी ये रहे बीच में भागा का साइन रहे, इस टू का साइन रहे, तो मतलब है कि सिमिलर बेस होने पे उनके पावर घटा दिए जाते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest child? कुछ नहीं करना है, 5 बच्चे हैं और पांचों के एज में 3-3 साल का अंतराल है। अगर पांचों बच्चों की उम्र मिलाकर के 50 साल है तो सबसे छोटे वाले की उम्र क्या है। देखिए मैं ऐसे जमानी बता देता हूं। माना कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, x, ठीक है, उससे अगले वाले की कितनी होगी, 3 साल बड़ा है, x + 3। उससे अगले वाला कितना हो जाएगा, x + 6, x + 9 और x + 12। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जानते हैं आप, 5x + 30। 5x + 30 = 50। तो 50 में से 30 चला जाएगा 20, मतलब 5x = 20 और x बराबर 4। x बराबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं जो ये बताया हुआ है, ये भी दूसरा मेथड है। मेथड कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन मैंने जो बताया वो समझना उससे बड़ा सिंपल हो जाएगा जो मैंने बताने की कोशिश किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। द एवरेज ऑफ 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 12। व्हाट इज द प्रोडक्ट। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, उनके एवरेज जो है वो 12 है।
तो उनका प्रोडक्ट आपको ज्ञात करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक संख्या को x मान सकते हैं, एक संख्या को चूंकि इवन है x+2 मान सकते हैं और अगली वाली को x+4 मान सकते हैं। तो 4 2 6 और 3x प्लस 6/3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कितना 10 12 14 तीनों संख्या, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 1680। बस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 12 15 18 14 16 13 25 28 23 27 फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर। एवरेज क्या होता है? सारे संख्याओं का जोड़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या 10 है, सबको जोड़ेंगे 191 आएगा। 191 बटे 10 बराबर 19.1। सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि which among the following is a base, इनमें से कौन सा बेस है? एसिड बेस है ना, पढ़ाई होगा। तो NaCl है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, MgCl है। तो इसमें एक ही बेस दिख रहा है मुझे B, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी NaCl तो नमक है, कॉमन सॉल्ट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ये सारे के सारे एसिड हैं, बट ये बेसिक इन नेचर है ना। अगला क्वेश्चन है कि what percentage decrease in salaries would exactly cancel the 20% increase। मान लिया जाए किसी की सैलरी में 20% का इंक्रीज हो गया है ना। तो ये कह रहा है कि उसकी सैलरी कितनी घटाई जाए ताकि वो इक्वेट हो जाए, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही रह जाए। तो इसका आंसर ये रटा हुआ है 16.2/3 हो जाएगा। सीधा कुछ नहीं करना है, पहले 120 ले जाना है, फिर 120 को 100 के साथ क्या निकाल देना है आपको, परसेंटेज। बस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पर मिनट देखिए कर देते था तो गलत हो जाता है, सिर्फ अगर 11.2 देख के मार देते तो गलत। पर सेकेंड होना चाहिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना वेलोसिटी। तो यूनिट देखना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। छोटा सा साइंस का क्वेश्चन है ये, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, एस्केप वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं कि P, Q and R can complete a work in 12, 9 and 15 days respectively, working together they will complete the same work। कुछ नहीं करना है, 1/12 प्लस 1/9 प्लस 1/15 एलसीएम ले लेना है और फिर सब कुछ सॉल्व करने के बाद इसको उल्टा कर देना। उल्टा मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर देना है ना, अंश और हर को एक्सचेंज कर देना है। तो उत्तर आ जाएगा 3.39/47। ठीक है, आप सोल्व कर लेंगे, इतने होशियार हैं वैसे। तो एलसीएम कितना आएगा? शायद 180 आएगा। ऑलराइट, देखिए कुछ नहीं किया इसने, 180 एलसीएम कर लिया, 180/47 और 3.39/47 आंसर आ गया है। If 36 farmers can do a piece of work in 24 hours, in how many hours will 18 farmers do it? अगर 36 फार्मर किसी काम को 24 घंटे में करते हैं तो 18 फार्मर कितने दिनों में करेंगे? दुगना में कर देंगे, क्योंकि 36 का सीधा आधा हो जाता है ना 18। इसका मतलब टाइम दुगना लगाएंगे, 24 दूनी 48 घंटे। सी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आसान सा सवाल है, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। अगला है कि LCM and HCF of two numbers are 35 and 15 respectively. The product of these numbers is 35 और 15 दो संख्याओं का LCM और HCF है, तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब कि गुणज कितना होगा? कुछ नहीं करना है, LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ही होता है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। तो 35 गुने 15 सीधा कर देना है आंख बंद करके, तो 525 आ जाएगा, है ना। 525 इज द राइट आंसर। तो ये सब तो तीसरी चौथी में पढ़ते थे आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। What will be the simple interest earned on an amount of 22,000 in 8 months at 8.1/4 per annum?
सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, 22,000 दिया हुआ है, 8 महीना दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल 22,000, रेट 8/1/4, समय 8 महीना, उसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 निकाल देना है, 1210 रुपये आंसर आ गया। तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल 46 नंबर, द वैल्यू ऑफ 3 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3 सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, भागा की। 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 3 - 1 2, 2 आंसर है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, 20% ऑफ अ नंबर इज 30 देन द नंबर इज। अगर किसी संख्या का 20% जो है वो 30 है तो वो नंबर क्या है। मान लीजिए संख्या x है, x ऑफ 20/100 इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 सीधी। कैसे, देखिए, अगर किसी संख्या का 20% कितना है, 30 है ना, तो उसका 100% कितना होगा, सीधा 30 × 150 कर देंगे, 20 × 100, 30 × 150, ठीक है ना। लॉजिक जल्दी से करना है, समय नहीं लगाना है, कॉपी पेन निकाल के। देखिए, विच सिटी इज द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स। गोल्डन गेट्स का शहर किसे कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट कनेक्ट्स द सैन फ्रांसिस्को बे टू पैसिफिक ओशियन, है ना। और भी सवाल है थोड़े से। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ इंडिया इज अराउंड इतना एट करेंट प्राइसेस, कितना परसेंट है भाई, तो 19.19% है जीडीपी का, एग्रीकल्चर का, है ना। ये जीके का सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है माने तो, ठीक है ना, ज्यादा स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स का सवाल है। और तकरीबन 60% किसान जो हैं वो व्यस्त हैं इसमें, लेकिन सिर्फ जीडीपी का तकरीबन 19.9% ही शेयर है। द वैल्यू ऑफ x to the power a minus b into x to the power b minus c into x to the power c minus a। कुछ नहीं करना है, बेस बराबर है, जो पावर में है सबको जोड़ देना है, a minus b plus b minus c plus c minus a, बस, ठीक है, खटाक। तो सब कुछ कट जाएगा, x to the power 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या मतलब किसी भी बेस का अगर उसका पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x + 30 एंड 3x - 15 देन द वैल्यू ऑफ x। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल मतलब a और b और c, b c या d, ठीक है ना। तो ये पता है आपको कि पैरेललोग्राम के एक तरफ के दोनों एंगल का योग जो होता है, जो सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि आयत ले लीजिए या वर्ग ले लीजिए, आयत या वर्ग दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो आयत या वर्ग के एक तरफ के दो जो एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं इंटीरियर, उन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वही करना है, कुछ नहीं करना है। 2x + 30 + 3x - 15 इक्वल्स टू 180, और सॉल्व कर देना है, वैल्यू निकाल देनी है, x की वैल्यू 39, बस। आगे, इफ लेंथ्स ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 2x - 3 एंड x + 2 सेंटीमीटर देन वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो एज वी नो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर द सेम, पता ही है हमें, तो दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। जो रेक्टेंगल होता है ना, उनके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ स्क्वायर हैज डायगोनल ऑफ लेंथ 6√2 देन एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 गुने उसका साइड, मतलब कि भुजा, √2 गुने भुजा, ठीक है ना। तो हमारा डायगोनल ही दिया हुआ है,
तो अगर हम अपॉन अंडर रूट 2 करेंगे तो हमारा साइड निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, बस 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2x minus 3 is equals to 7x minus 7 minus 3x। तो कुछ नहीं करना है यार, ये सिंपल सा इक्वेशन है, वैल्यू तो नहीं है। प्लीज रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन फिगर ABCD स्क्वायर OE is equals to 7 सेंटीमीटर। OE देखिए, O और E is equals to 7 सेंटीमीटर। मतलब आप सोच लीजिए ये घूमेगा तो ये वृत्त हो जाएगा, देख रहे हैं आप ऐसे, ये OE मतलब हो गया क्या, इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। सो द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर कैसे निकलेगा भाई, कुछ नहीं करना है। ए अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये पूरी लंबाई कितनी है जानते हैं, पूरी लंबाई है 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये वर्ग है, वर्ग है, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 14 चौके 56, ठीक है, 56 प्लस इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए आधार, बस इसका पेरीमीटर, ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया आंसर 64 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक और भी वैसा ही क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग। इन द गिवन ABCD is a square, OE is equals to 7 सेंटीमीटर अगेन। So length of the diagonal of the square, length of the diagonal of the square, देखिए ये कह रहा है ना, diagonal of the साइड कितना मैंने बताया आपको 14 सेंटीमीटर बता दिया, तो 14√2 बस ऑप्शन है। अगला क्या कह रहा है भाई, हाँ अगला कुछ और भी कह रहा है। एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड इन द फिगर, ये पूरा एरिया निकाल देना है आपको, ठीक है। 14 इंटू 14 ये स्क्वायर हो गया और ये हाफ सर्कल का एरिया निकाल देना है, तो आसान ही है, कुछ नहीं करना है। आंसर आपका बी आ गया, मतलब 273 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि प्लीज रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन अ यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। 9, 10, 7, 6, 9, 3, 5। द मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो 10 आंसर है, ठीक है। मोड, मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्लास 10th वाली बुक में, मैथ्स वाली में, आसान है, बहुत आसान है वो, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी। हाँ आगे पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा भाई, हाँ द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिट टेस्ट इज गिवन बिलो। मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन ऑफ द डेटा, तो मीडियन कैसे निकालते जानते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा आपको मीडियन निकालने के लिए, कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिख देना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जितने भी नंबर्स होंगे उतना प्लस अपॉन 2 कर देना है। अगर ऑड रहेगा तो ऑड, ये टोटल 7 नंबर है, 7 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 हो गया, तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, 1 2 3 4 7, ये मीडियन हो गया हमारा, ठीक है ना, मीन मीडियन मोड। अच्छा हमें बताइए कि मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर क्लास 10th की बुक NCERT पढ़ी हो आपने, है ना, तो वो हमें लिख के बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, जानना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट इन यूनिट इज गिवन बिलो। मीन ऑफ द डेटा, मीन मतलब क्या है, मीन इज अ काइंड ऑफ एवरेज, तो अपॉन 7 कर दीजिए, सबको जोड़ के, तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद हाँ ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये कह रहा है कि 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय ऑप्शंस कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेटमेंट पुट टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। चूज द ऑप्शन व्हिच इंडिकेट अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम preceding 2 statements. All models are pretty. Some models are popular. Ruby is pretty. Ruby is popular heroine. Some popular girls are pretty. Choose the correct answer from the given below. A, B, E, A, B, C, A, B, C. देखिए A, B, E क्या कह रहा है, all models are pretty,
सम मॉडल्स आर पॉपुलर, और ई कह रहा है कि सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रिटी। पॉपुलर, प्रिटी, प्रिटी, ठीक है। तो इसलिए यहां पे देख लीजिए आप क्या है, मॉडल्स, प्रिटी, पॉपुलर, कॉमन, एंड दिस गेट आंसर ए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचने की कोशिश कीजिएगा। A means addition, B means division, C means multiplication, D means subtraction, then find the value of blah 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 blah। कुछ नहीं करना है, A B C D जो भी दिख रहा है उसके जगह पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कर देना है और आंसर निकाल देना है। काके क्रिया पीछे भाग गुना करो तो जोड़ घटाओ, बस बोर्ड मास लगा देना है। बोर्ड मास क्या ब्रैकेट तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ऑड मास लगाना है ना। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। मैन बायोग्राफी लिखता है, नेशन क्या लिखता है भाई, नेशन हिस्ट्री लिखता है। नेशन मतलब किसी भी कंट्री का इतिहास होता है, मैन के बारे में एक बायोग्राफी लिखी जाती है दूसरे इंसान के द्वारा, तो नेशन के बारे में हिस्ट्री लिखी जाती है ना। पास्ट थिंग्स अबाउट मैन इज बायोग्राफी एट द सेम पास्ट ऑफ द नेशन इज हिस्ट्री। जैसे भारत का इतिहास हुआ, मुगल कालीन इतिहास हुआ, है ना, इतिहास। आगे है कि कमला सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज कलाम इज रिलेटेड टू रवि। कलाम कैसे रवि से रिलेटेड है। रवि's मदर, देखिए कलाम सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज कलाम रिलेटेड टू रवि। तो मामा हो गया सिंपली, है ना, मामा। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ स्टार स्टैंड्स फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, दिस साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस काइंड ऑफ नॉट इक्वल्स टू स्टैंड्स फॉर इक्वल टू। तो इनके जगह पे पुट करना है आपको वैल्यू, है ना, और देखना है कि कौन सा सही है। तो ये हिट एंड ट्रायल से आएगा, ये सोल्व करके बताना नहीं है, ऑड मार्क्स लगाना है, ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, और फिर आपको निकाल देना है सही उत्तर। Introducing a man XY said his wife is the only daughter of my father. How is X related to Y? It is nothing but brother-in-law of Y. Simple. हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। Find the missing number from the given below. 7 4 44, 6 3 36, 9 7 what? 7 7 49 माइनस 16, 49 माइनस 16, 49 7 4 11। देखो 7 और 4 11 इंटू 4 बराबर 44, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 चौके 36, तो 9 7 16 और 16 चौके 64, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़कर 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बस सिंपल सा लॉजिक। राजघाट, विजय घाट, अभय घाट, महाप्राण, बताइए राजघाट किसकी समाधि है भाई, महात्मा गांधी की है क्या। ए का 3 मुझे कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, तो इसलिए बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस सबका उत्तर नहीं भी मालूम हो तो राजघाट तो मालूम होगा। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, अभय घाट मोरारजी देसाई, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अगला है मिराज इज टू डेजर्ट। मिराज मृग तृष्णा नहीं, मतलब मिराज जो है वो डेजर्ट में ऐसा लगता है ना, आभासी लगता है कि वहां पे पानी है, तो वैसा लगता है मिराज, उसी को कहते हैं। तो रेन, रेनबो, स्काई इल्यूजन, या फिर इमेज वाटर। तो क्या है, रेनबो कहाँ बनता है, स्काई। मिराज बनता है डेजर्ट में, तो रेनबो स्काई में बनता है, बस वर्षा के बाद रेनबो बनता है, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 8 5 9 6 10 7 4900, 9 6 का 54। ये देखिए 9 के स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 81 गुने 36, ठीक है। 100 गुने 49, तो 4900 हो गया।
ये इधर हो गया, जो पता गया 38 64, 68 64 इंटू 25, 64 इंटू 25 हो जाएगा 1600 बस। 71 कह रहा है कि among the four options given below, three have similarities, find the odd one out. Sepals, petiole, petals और stamen. Petiole, it is a stalk of attaches petiole, ठीक है ना। ये देखिए, in the following diagram the triangle represents doctors, circles represent players and rectangle represents singers. तो which region represents doctor who are singers but not players? ध्यान दीजिएगा, देखिए डॉक्टर्स क्या है, ट्रायंगल, डॉक्टर है ट्रायंगल, ठीक है, डॉक्टर है ट्रायंगल, सर्कल है प्लेयर्स और रेक्टेंगल है सिंगर्स। तो हमको क्या ढूंढना है कि ऐसे डॉक्टर ढूंढना है जो सिंगर्स हों, बस, ठीक है ना, यही पूछ रहे हैं ना, ऐसे डॉक्टर्स जो सिंगर्स हों लेकिन प्लेयर नहीं हो। तो डॉक्टर्स ये रहे, ठीक है, और सिंगर्स, बस ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। ठीक है ना, डी देखिए, आसान सा सवाल है ये, कुछ है नहीं। ऐसा ही है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स एंड दिस सिंगर। तो which region represents the doctors who are players but not singers? डॉक्टर्स ये रहे, ठीक है, सिंगर हमको नहीं चाहिए, सिंगर हमको नहीं चाहिए, तो प्लेयर चाहिए ना, तो सी हो जाएगा बस, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा ए, क्योंकि ये सर्कल वाले चाहिए हमको, सर्कल वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर, हाँ पूछ कह रहा है भैया ये, विच ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट्स डॉक्टर हु आर प्लेयर्स एज वेल एज सिंगर्स। तो ये आंसर जो है ये आपका सी हो जाएगा। और ऐसा ही 75 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच रीजन रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल हु आर प्लेयर्स एज वेल एज सिंगर्स बट नॉट डॉक्टर्स। तो सिंगर्स और प्लेयर्स हैं लेकिन डॉक्टर नहीं, मतलब ट्रायंगल से हटा के हमें देना है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल टेस्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, मतलब पहले के मुकाबले जैसा ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़े से करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन हो जाएं तो बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले तो डैम इजी थे, मतलब कि 60 में से 50 तो सही करने का गुंजाइश किसी के पास भी होना चाहिए, बहुत ही आराम से। तो कृपया करके वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे।